हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 6.2 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 6.2 शुरू करने से पहले वहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशन है, कुछ कोण हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं या ऐसे दो रेखाखंड जिनको अगर हम अनंत तक आगे बढ़ाएं तो वे कभी भी आपस में नहीं मिले और उनके बीच की दूरी सदैव कैसी रहती है? एक जैसी, एक समान दूरी होती है। तो ऐसी दो रेखाएं जो अनंत तक आगे बढ़ाने पर कभी ना मिलती हो, वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। यदि इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर L और M दो समांतर रेखाएं मान लेते हैं हम, और यहाँ पर N एक तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है? N तिर्यक रेखा। इसका नाम है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं? यदि समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो उस रेखा को बोलते हैं अपन तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा को काटने से यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन 8 कोणों का आपस में क्या क्या संबंध होता है, इनके क्या क्या नाम होते हैं वो देखो। सबसे पहला होता है संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? यहाँ पर यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या होंगे? संगत कोण। कोण 1 और कोण 5 संगत होंगे और दोनों के दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह से उधर की तरफ 2 है तो 2 के साथ में संगत कौन सा होगा? 6। अगर 4 ले रहे हैं अपन तो 4 का संगत कौन सा होगा? 4 का संगत होगा 8, और 5 उधर की साइड से 3 है तो कोण 3 का संगत कौन सा होगा? 3 के साथ में 7। तो ये सभी कोण संगत कोण कहलाते हैं और इनका मान क्या होता है? बराबर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 ही होगा। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण ऐसे दो कोण जो कि समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं और एक Z की आकृति बनाते हैं। तो ये Z अगर जहाँ बन रहा है, ये देखो Z बन रहा है, तो यहाँ पर Z कौन कौन कोण बना रहे हैं? 3 और 5 मिलकर। तो एकांतर कोण कौन से हैं? 3 और 5, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से इधर भी Z बन रहा है, उल्टा Z और सीधा Z, दोनों ही Z। ये वाला भी Z है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो कोण 4 और कोण 6 भी बराबर होगा आपस में। इनको भी क्या बोलेंगे हम? एकांतर कोण। एक होता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं? जैसे कि 3 और 5 बराबर है तो 3 के सामने क्या है? 1, और 5 के सामने क्या है? 1, तो कोण 1 और कोण 7 भी क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण, और इनके मान भी बराबर होंगे। उसी तरह से उधर की तरफ 2 है तो इधर से कौन सा होगा? 8। कोण 1 बराबर 7 और कोण 2 बराबर 8। ये कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर बाह्य कोण। फिर होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अंतःकोण जो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे, तो ये तिर्यक रेखा, इसके एक तरफ अंदर की तरफ कौन से कोण बन रहे? 4 और 5, और इधर की तरफ कौन से हैं? 3 और 6। तो इनका मान बराबर नहीं होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का अगर आप योग करो, जैसे कि 3 और 6 का योग करेंगे तो 180 आएगा, और इधर की तरफ जो कोण बन रहे हैं 4 और 4 के साथ में 5, तो इन 4 और 5 का भी जब योग करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री। तो इस तरह से समांतर रेखाओं के बीच में जो जो कोण बनते हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा और भी है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि यदि दो रेखाएं आपस में काटती है तो वहाँ आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पे 1 और 3 बराबर होंगे और 2 और 4 भी बराबर होंगे। ये क्या है? शीर्षाभिमुख। इसी तरह से 5 और 7 भी शीर्षाभिमुख है और
6 और 8 भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, रेखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर 1 + 2 = 180, 2 + 3। तो इस तरह से उन कोण जो पहले मैंने बताए हैं वो वाले कोण भी आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाले सारे कोण कौन से हैं, समांतर रेखाओं के बीच में बनेंगे। तो इन सारे कोण को आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। ठीक है, अब प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है, आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि दो रेखा हैं AB और CD और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें तो वहाँ कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर अगर ये 130 डिग्री का है तो उसके सामने y का मान भी कितना होगा, 130 डिग्री, और कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब AB और CD अगर समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर, या फिर आप समांतर रेखा वाली प्रॉपर्टी मत लगाओ क्योंकि आपको सवाल में नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो, इस रेखाखंड के ऊपर ये दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या होगा, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म से हम 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं भी समांतर शब्द नहीं दिया, तो इसलिए आपको समांतर रेखा वाली प्रॉपर्टी को नहीं लगाना है। सबसे पहले क्योंकि रेखा CD व इसका मैं नाम दे देती हूँ, n नाम दे देते हैं, वह n एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण y बराबर 130 डिग्री होगा और कारण होगा इसका शीर्षाभिमुख कोण। एक आंसर तो आ गया हमारे पास में कि y बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री। फिर हमें x का मान ज्ञात करना है तथा x और 50 को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा 180 डिग्री और कारण होगा इसका रेखिक युग्म। रेखिक युग्म बन रहा है इसलिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो x बराबर 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 130, और y का मान भी 130 डिग्री। ठीक है, दोनों के आंसर बराबर हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है, आपको आकृति दी हुई है और इसमें समांतर शब्द आ रहा है कि AB, CD और EF ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। y और z का अनुपात, y अनुपात z बराबर कितना है, 3:7। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, तो यदि ये समांतर रेखाएं हैं आपस में तो यहाँ पर एक z बन रहा है और अगर AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर, इसका मतलब कि AB और EF भी समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, कोण x बराबर कोण z। तो आपको कारण लिखना है क्योंकि AB समांतर है CD के तथा CD समांतर है EF के, इसलिए AB और EF भी समांतर होंगे। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में समांतर, AB समांतर है EF के। अतः x बराबर z है एकांतर कोण। ये दोनों क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण। ठीक है, अब x का और z का मान बराबर है तो यहाँ पर y अनुपात z है, तो हम लिख सकते हैं y अनुपात x बराबर 3:7 क्योंकि z और x आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं अंतः कोण। तो आपको कारण लिखना है क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए x और y को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अब x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, z। तो यहाँ पर y और z का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:7। तो हम 3:7 को मान लेते हैं कि y बराबर तो है 3x और z बराबर 7x। माना कि y बराबर 3x तथा z बराबर 7x, और अगर z बराबर 7x है तो
अब x तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर हमको कुछ और मानना पड़ेगा, a मान लेते हैं क्योंकि x तो पहले से है हमारे पास में। तो यहाँ पर y बराबर 3a और z बराबर 7 है, तो z ही क्या है, x है, तो हम यहाँ पर x को भी 7a बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि z और x बराबर है, इसलिए z लिखेंगे तो भी 7 है और x लिखेंगे तो भी 7 है। तो यहाँ पर y तथा z के मान रख रहे हैं हम समीकरण नंबर 1 में। y व z के मान या y और x के मान, x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, x की जगह क्या लिखेंगे 7a और y की जगह क्या लिखेंगे 3a, बराबर में क्या है 180। 10a बराबर 180, a बराबर 180 बटा 10, ये कट जाएगा तो हमारे पास में a का मान आ गया 18। a का मान आ गया 18। अब a हमने किसको माना था, y और z को, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, x बराबर क्या था 7 है, तो आप लास्ट लिख दोगे अतः x बराबर 7a था, तो 7a का मान कितना आ गया 18। 18 इंटू 7 करेंगे, 18 को 7 से गुणा करने पर हमको मिला 126 डिग्री, अतः x बराबर 126, ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल है, आकृति में AB और CD दो समांतर रेखाएं दी हुई, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, फिर EF लंब है CD के ऊपर, EF लंब है इस भुजा CD पर, और कोण GED ये पूरा कोण दिया है आपको 126 डिग्री, तो आपको AGE एक तो ये कोण याद करना है, एक GEF आपको एक ये वाला कोण याद करना है, और एक FGE ये वाला कोण याद करना है। इन तीनों के आपको मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर अगर ये EF लंब है CD के ऊपर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होने की वजह से इधर भी 90 डिग्री होगा। कारण क्या होगा, एकांतर कोण, ये 90 है तो ये भी 90, z बन रहा है इसलिए। फिर एक और एकांतर बन रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला z और बन रहा है, ये वाला z, तो ये वाला पूरा 126 है, तो इधर भी क्या आएगा 126 डिग्री, और कारण क्या होगा एकांतर, तो एक तो ये वाला z बन रहा है और एक इधर, तो यहाँ पर ये 126 है तो इधर भी 126, हमारा एक आंसर आ गया है AGE। तो आपको लिखना है क्योंकि AB समांतर है CD के, इसलिए कोण AGE बराबर होगा किसके, कोण GED के, और कारण होगा इसका एकांतर कोण, एकांतर कोण बन रहे हैं इसलिए। तो GED का मान हमको दिया हुआ 126, AGE बराबर 126 डिग्री, ये हमारा एक आंसर आ गया, AGE बराबर 126 डिग्री। दूसरा ज्ञात करना है GEF ये वाला कोण। अब देखो यहाँ पर ये पूरा 126 डिग्री और ये वाला 90, तो इस 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर GEF आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कोण GEF बराबर कोण GED, इसमें से माइनस करना है अपने को कोण FED या DEF, ये पूरा कोण 126, उसमें से FED ये वाला कोण माइनस कर देंगे, 126 में से 90 माइनस करना है, तो यहाँ लिख देंगे 126 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 12 में से 9 गया तो 3 और 6, तो हमारे पास में कोण GEF बराबर आ गया है 36 डिग्री, ये सेकंड आंसर, 2 आ गए। तीसरा FGE ज्ञात करना है, FGE ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो FGE ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक रेखिक युग्म बन रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो 180 में से हम 126 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कोण आ जाएगा FGE। तो आपको लिखना है क्योंकि कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री, कारण होगा इसका रेखिक युग्म। अब AGE की जगह हम क्या लिखेंगे, AGE का मान आ गया हमारे पास में 126 प्लस FGE बराबर 180 डिग्री, कोण FGE बराबर 180 में से माइनस करना है 126, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, फिर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, तो हमारे पास आंसर आ गया है कोण FGE बराबर 54 डिग्री।
इस तरह से आपको तीनों कोणों के मान ज्ञात करने होंगे। ठीक है। फिर चौथा सवाल है, आपको एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में यदि पी क्यू और एस टी ये दोनों रेखाएं समांतर है और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, ये वाला कोण आपको दिया 110, आर एस टी बराबर 130 डिग्री, ये कोण 130 डिग्री है। कोण क्यू आर एस का मान आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू और एस टी दो समांतर रेखाएं दी हुई है, तो आपको यहाँ पर ये क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको करने के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। इस डायग्राम में थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, इस समांतर रेखा पी क्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं यू, मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी, यहाँ मान लिया हमने यू बिंदु तक इसको आगे बढ़ाया। तो यदि पी क्यू एस टी के समांतर है तो यदि ये पी क्यू एस टी के समांतर है तो पी यू भी एस टी के समांतर होगी। तो यहाँ पर एक Z बन रहा है समांतर रेखा की वजह से। ये 130 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 130, और यहाँ पर ये 110 है तो रेखिक युग्म के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 है तो यहाँ पे 70। ठीक है। अब हमें ये वाला मान चाहिए, तो यहाँ पर भी रेखिक युग्म लाना पड़ेगा। तो 180 में से 130 माइनस करेंगे 50, 70 और 50 त्रिभुज के अंदर दो कोण मालूम है, तीसरा कोण याद कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे, उसके बाद में इसमें समांतर रेखा और रेखिक युग्म वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, हम एक रचना कर रहे हैं। क्या रचना करी हमने कि पी क्यू रेखा को बिंदु U तक आगे बढ़ाया, अतः अब PU समांतर है, पहले PQ था, PU समांतर है ST के। ठीक है, समांतर रेखा आ गई। अब आप लिख सकते हो यदि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो एकांतर कोण, कोण TRST, कोण RST बराबर है कोण SUQ के, और दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 130 डिग्री। कारण है इसका एकांतर कोण। ठीक है, ये आ गया। फिर कोण SUQ और QUR बराबर 180 डिग्री, और कारण होगा इसका रेखिक युग्म। ठीक है। तो SUQ का मान हमारे पास कितना है, 130 प्लस QUR बराबर 180 डिग्री, कोण QUR बराबर 180 माइनस 130 करेंगे, QUR बराबर आ गया 50 डिग्री। ये वाला कोण आ गया हमारे पास में 50 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, रेखिक युग्म, कोण PQR प्लस कोण RQU बराबर 180। यहाँ पर भी वही कारण लिखना है हमें, रेखिक युग्म। तो PQR का मान है 110 प्लस RQU बराबर 180, कोण RQU बराबर 180 माइनस 110, कोण RQU बराबर 70 डिग्री। दो आंसर आ गए हमारे पास में, QUR आ गया और RQU, ये है आपके 70 डिग्री। अब हमको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज RQU। त्रिभुज RQU में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। अब तीनों को जोड़ दो, 70 प्लस 50, और तीसरा कोण जो हमको ज्ञात करना है, कोण QRS बराबर 180 डिग्री। 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 120 प्लस QRS बराबर 180 डिग्री। ठीक है। कोण QRS बराबर 180 माइनस करेंगे 120, कोण QRS बराबर 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना। पांचवा सवाल है, आकृति में यदि AB समांतर है CD के, ये AB और CD दोनों समांतर रेखा है, कोण APQ ये 50 डिग्री दिया है,
PRD बराबर 127 डिग्री, PRD ये वाला कोण 127 डिग्री है। तो आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर 50 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण Z बन रहा है। तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। फिर यहाँ पर अगर एक और एकांतर कोण देखें तो ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 127 है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होगा 127 डिग्री। अब y लाने के लिए हम क्या करेंगे, 127 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, y का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है क्योंकि AB समांतर है CD के, इसलिए x बराबर 50 डिग्री होगा। कारण है इसका एकांतर कोण, ठीक है। तथा कोण APR बराबर भी 127 डिग्री होगा और इसका कारण भी एकांतर कोण ही होगा। APR भी आ गया 127 डिग्री। अब 127 में से 50 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा y, अतः y बराबर कोण APR में से माइनस करना है कोण APQ। APR हमारे पास में है 127 और इसमें से माइनस करेंगे APQ बराबर कितना है 50। तो 7 माइनस 0 7 और 12 में से 5 गया तो भी 7। तो y बराबर आ गया हमारे पास में 77 डिग्री और x बराबर आ गया 50 डिग्री। ये हमारा आंसर। छठा सवाल है, आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। ये PQ और ये RS दो दर्पण दिए हुए हैं आपको और एक दूसरे के समांतर, ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर दिए हुए हैं। किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। ये किरण AB जो है वो दर्पण PQ को बिंदु B पे टकरा रही है। किरण AB दर्पण PQ को बिंदु B पे टकराती है और परावर्तित किरण BC पर चलकर दर्पण RS को बिंदु C पर टकराती है और पुनः अनुदिश परावर्तित होती है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB और CD दोनों समांतर होंगे। तो यहाँ पर इस PQ दर्पण के लिए आपतित किरण है और यहाँ पर BC परावर्तित किरण है। दर्पण RS के लिए ये आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित हो रही, तो CD इसकी परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रचना कर रहे हैं कि हमने एक लंब डाला है दर्पण PQ के ऊपर और दर्पण RS के ऊपर। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं M और N। तो यहाँ रचना लिखनी पड़ेगी आपको कि हमने MB लंब खींचा है PQ के ऊपर और CN लंब खींचा है दर्पण RS के ऊपर। तो अगर ये लंब है और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ से इस लंब से इसके दो कोण हो गए, कोण 1 और कोण 2, और इधर से कोण 3 और कोण 4, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्योंकि हमने लंब डाला है तो इस कोण के लिए दो बराबर हो गए, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये लंब डालने से कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। फिर कोण 3 बराबर कोण 4। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो कोण 2 बराबर क्या है, कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर है। क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो कोण 2 और कोण 3 भी क्या होंगे, बराबर। अब यहाँ पर मान लो इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 2 इंटू कोण 2 और 2 इंटू कोण 3। 2 इंटू कोण 2 का मतलब कि हम इस कोण 2 को 2 बार लिख रहे हैं, कोण 2 प्लस कोण 2, और कोण 3 को भी 2 बार लिख दिया, कोण 3 प्लस कोण 3। कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो कोण 1 प्लस कोण 2, और कोण 3 में एक कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4। 1 प्लस 2 मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2 से हमको मिल जाएगा यहाँ पर ये कोण ABC, और 3 प्लस 4 से मिल जाएगा हमको कोण BCD। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ रहा है, इसलिए ये एकांतर कोण बना रहे हैं, और एकांतर कोण बना रहे हैं इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो आपको लिखना है क्योंकि
एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB समांतर होगी CD के। इस तरह से आपको AB और CD को समांतर लेके आना है, ठीक है।